अच्छा जी, सेक्शन नंबर 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड इन एडमिसिबल डिडक्शंस। ये सारी कहानी है इसके बारे में। अब इसके बारे में है इनके ऊपर कि अकाउंटेंट ने थोक के हिसाब से एक्सपेंस लेस करवा दिए। आधा बड़ा खुश हो कि भाई देखिए मैंने लेस करवा दी है। हम कितना सेक्शन नंबर 21 ये है हमारे पास। सेक्शन 21 में जो चीज़ बता दी गई है ना, आप कभी भी लेस नहीं करवा सकते। अगर यहाँ पे लेस हो गई है क्या करनी पड़ेगी आपको, ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 21, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस का। 80% न्यूमेरिकल्स की एडजस्टमेंट सिर्फ इस एक सेक्शन के ऊपर बेस करती हैं। कोई भी एक्सपेंस इस सेक्शन की वजह से डिसअलाउ हो जाते हैं। जैसे सैलरीज अलाउ है, इसकी वजह डिसअलाउ हो सकती हैं। रेंट अलाउ है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसअलाउ हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन नंबर 21। अगर जिसने इसको सताया उसने रक्षा चलाया। सिंपल रिटायर्ड केस, ये माँ की दुआ है, लग गई तो एक्सपेंस क्लेम कर लो। जिसने इसको सताया उसने क्या किया, रक्षा चलाया। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पहले इसमें हम बात करते हैं पेमेंट्स की, फिर बुक पे आते हैं कि देखें आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पेमेंट की है, यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम करना है। टैक्स वाले कहते हैं पेमेंट्स अगर करनी है ना किसी भी चीज़ की, पेमेंट्स मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स, कि पेमेंट्स करनी है आपने टैक्स रूल्स के मुताबिक, फिर ही आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की ही रेंट की, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपया। ये रेंट का ताल्लुक बिजनेस के साथ है, आपने पे किया, सही किया, लेकिन हमने देखना है सेक्शन नंबर 21 के मुताबिक। अगर सेक्शन नंबर 21 के मुताबिक ये पेमेंट ना हुई हो तो ये रेंट क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब वो पेमेंट की कंडीशन क्या है वो देखते हैं कि जब भी टैक्स की पेमेंट की बात होगी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमने देखनी है क्या, और दोनों एट अ टाइम देखनी है। नंबर 1 कि पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। पेमेंट किसके ज़रिए होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए। ये 6 लाख रेंट पे किया है और कैश में पे कर दो, आप एक्सपेंस क्लेम करने जाएंगे क्योंकि भाई वजह जब हमने मना किया था कि आपने कैश में पेमेंट नहीं करनी, क्यों की है, आप रोते रहेंगे, एक्सपेंस क्लेम नहीं करने देंगे। आपने सैलरीज पे की है, कैश में पे कर दी है, आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, आप क्लेम नहीं कर सकते। आपने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कोई एसेट बाय की है, कैश में बाय कर ली है, आपको इसकी कॉस्ट 0 है, इसकी डेप्रिसिएशन तक रिकॉर्ड नहीं करने देंगे आपको वो। तो पहली पेमेंट के असूल क्या है कि जब भी पेमेंट करनी है दैट शुड बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, और अगर उस पेमेंट करते हुए टैक्स था तो टैक्स मस्ट बी विदहेल्ड, कि टैक्स काट के पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट बैंक के ज़रिए की और टैक्स आपने नहीं काटा तब भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पेमेंट इस रूल की वजह से क्या हो सकती है, आपकी डिसअलाउ हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं बैंकिंग चैनल की नंबर 1, फिर हम आते हैं टैक्स के ऊपर। पहले हम बात करते हैं बैंकिंग चैनल की पेमेंट्स की। भाई असूल है पेमेंट करनी है, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल। अब बैंकिंग चैनल का मतलब है कि डैट मस्ट बी मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट। किसके अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी। अगर आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दोगे ना, वो भी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ। फॉर एग्जांपल आपने जनरेटर के लिए ऑयल बाय करना था, डीजल, पेमेंट कर दी पर्सनल कार्ड से, अब क्या हो जाएगा, आपको वो डिसअलाउ हो जाएगा, टैक्स वाले क्लेम नहीं करने देंगे। पेमेंट किसके ज़रिए होनी चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट के ज़रिए ही होनी चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में तो पेमेंट के बड़े मसले हैं, लोग तो कैश लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो क्या कैश में हमें पेमेंट अलाउ है, या इस बैंकिंग चैनल की कोई एक्सेप्शन है, कोई गुंजाइश वगैरह हो। द आंसर इज़ यस, इसकी एक्सेप्शन हमारे पास है। क्या, नंबर 1 कि आप यूटिलिटी बिल्स
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, travel and postage expenses. Number 4, you can say that taxes, गवर्नमेंट ड्यूटीज़, ये जितनी भी हैं, बिल हो गया, कौन सा, यूटिलिटी बिल, बिजली पानी का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, ये ट्रैवल पोस्टेज हो गए। बट TCS वाले कभी भी चेक नहीं लेते, आपको कैश ही देना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या करना है, कैश ही। पाकिस्तान पोस्ट वाले क्या लेते हैं, हमेशा कैश ही लेते हैं। आप टैक्सेस वगैरह जितने भी गवर्नमेंट को पे करें या कोई भी सरकारी फ़ीस, ये जितनी भी हैं, ये सारी आप किस में पे कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं, विदाउट एनी लिमिट। आपको ये क्या होंगी, अलाउ होंगी, क्या होंगी, अलाउ होंगी, सारी कैश में पे हो सकती है। ठीक है। उसके बाद रिमेंबर, सैलरी अप टू ₹32,000 पर मंथ, कि आप 32,000 तक जिस बंदे की सैलरी है आप उसे कैश में पे कर सकते हैं। जिसकी सैलरी 32,000 से 1 रुपया भी ऊपर है, अगर आप उसे कैश में पे कर दी, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक आपके पास ऑफिस बॉय काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये, आप कैश में पे कर दो, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगी तो कभी भी एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, रिमेंबर, सिंगल पेमेंट अप टू ₹25,000, कि कोई भी सिंगल पेमेंट कर रहे हो वो 25,000 रुपये तक की क्या कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। आपका AC ख़राब हो गया, बंदा बुलाया मेंटेनेंस के लिए, उसे सर्विस की पैसे लिए, बिल बना 18,000 रुपया, आपने 18,000 किस में पे कर दिया, कैश में पे कर दिया। सिंगल पेमेंट थी, सिंगल पेमेंट 25,000 तक क्या कर सकते हो, कैश में पे कर सकते हो। उसने बनाया बिल बन गए 40,000 रुपया और आपने कैश में पे कर दिया, अब वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी, वो क्लेम नहीं होगी। ठीक है। और उसके अलावा आखिरी आता है कि अगर आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, कोई आपका अकाउंट मेंटेन्ड है और उसका टोटल बैलेंस इज़ लेस देन 250,000, तो इसमें अगर कोई एक आधी पेमेंट 25,000 से ऊपर कैश में कर भी दी है ना, वो क्या हो जाएगी, आपको अलाउ हो जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने अकाउंट बनाया हुआ था स्टेशनरी का, कि आप हर महीने क्या करते हैं, स्टेशनरी जो है परचेज़ करते हैं, पेपर वगैरह, और ये सारा अकाउंट आपका चल रहा है कैश के ऊपर। किसके ऊपर चल रहा है, कैश के ऊपर। सारी पेमेंट आप इसमें कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, पूरा अकाउंट मेंटेन्ड है स्टेशनरी का। अब फॉर एग्जांपल जनवरी में आपने पेमेंट की 10,000 रुपये की, कैश में हुई है। आप एक पेमेंट कितनी कैश में कर सकते हैं, 25, आपने कितनी की है, कोई मसला हुआ नहीं, अलाउ होगी। फेब में आपने किया, इसको साथ साथ जमा करना, फेब में किया 20, कोई वायलेशन नहीं हुई। मार्च में किया 15 की, अप्रैल में किया आपने 20 की, मई में किया आपने 18 की, जून में किया आपने 10,000 की, जुलाई में आपने पेमेंट की 27,000 की, अगस्त में पेमेंट किया आपने 40,000 रुपये की, सितंबर में पेमेंट किया आपने 9,000 रुपये की, अक्टूबर में पेमेंट किया आपने 12,000 रुपये की, नवंबर में पेमेंट किया आपने 15,000 रुपये की, और दिसंबर में पेमेंट किया आपने 20,000 रुपये की। ये पूरा एक साल का आपका अकाउंट बना। इसका सम करें कितना बनता है टोटल, 2,16,000। क्या बना सम, 2,16,000। क्या सम बने, 2,16,000। अकाउंट मेंटेन्ड है, अकाउंट कौन सा है, स्टेशनरी का। एग्रीगेट बैलेंस कम है, 2.5 लाख से कम है। अब इसमें देखें कौन सी पेमेंट 25,000 से ऊपर की है। ये देखें, ये 25,000 से ऊपर पेमेंट हुई है, कैश में हुई है। ये भी पेमेंट क्या हुई है, 25,000 से ऊपर हुई है, कैश में हुई है। अब असूलन ये पेमेंट हमें क्या होनी चाहिए, डिसअलाउ होनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि अगर आपका कोई अकाउंट मेंटेन्ड है
जिसका टोटल बैलेंस 2.5 लाख से कम है, अगर इसमें कोई एक आधी पेमेंट जो है 25,000 से ऊपर कैश में हो भी गई तो वो क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। अगर हम अकाउंट टोटल करते और फॉर एग्जांपल बैलेंस बनता 2,70,000, हम जमा करते अकाउंट का और बैलेंस कितना बनता 2,70,000, फिर टोटल इससे इंक्रीज हो जाना था, फिर जो पेमेंट्स कैश में होनी थी वही पेमेंट हमें क्या होनी थी, डिसअलाउ होनी थी। वही हमें पेमेंट क्या होनी थी, डिसअलाउ होनी थी। तो ये है जी हमारा बैंकिंग चैनल का रूल कि पेमेंट जब भी करनी है पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। आपकी क्या कैश में पे हो सकता है, आंसर इज यस। क्या एक्सेप्शंस हैं, बिल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रैवल, पोस्टेज, टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूटीज़, ये विदाउट एनी लिमिट किस में हो सकती हैं, कैश में पे हो सकती हैं। सैलरी 32,000 तक कैश में पे हो सकती है। सिंगल पेमेंट 25,000 तक कैश में कर सकते हो। अगर कोई अकाउंट मेंटेन्ड है जिसका टोटल बैलेंस 12 महीने का 2.5 लाख रुपए तक है, उसमें अगर कोई एक आधी पेमेंट 25,000 से ऊपर कैश में हो भी गई है तो वो क्या होगी, आपको अलाउ हो जाएगी। क्लियर है। तो पहली तो कंडीशन हम समझते हैं कि भाई बैंकिंग चैनल है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, पेमेंट्स के लिए जो दोनों फुलफिल होना चाहिए, दैट इज टैक्सेस। असूल है टैक्स मस्ट बी विदहेल्ड। क्या होना चाहिए, टैक्स हमेशा कटना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ के आए थे रॉयल्टी। अगर हम रॉयल्टी पे करते हैं एक नॉन रेजिडेंट को, हम पढ़ के आ चुके हैं कि 10% उसका टैक्स डिडक्ट करना ही करना है, क्योंकि किसका पार्ट बनती है, FTR का। अगर मैंने एक नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे की और मैंने उसका 10% टैक्स डिडक्ट ना किया, अब रॉयल्टी मेरा एक्सपेंस है, मैं कभी बिजनेस में क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो असूल क्या है कि जब पेमेंट्स कर रहे हैं तो टैक्सेस भी क्या करने हैं, आपने डिडक्ट करने हैं। अब इसके पॉसिबल सिनेरियोज जो है उनको देखते हैं, साथ ही हमारा ये रूल जो है वाइंड अप हो जाएगा। और यही रूल हमारा बिजनेस का सबसे मुश्किल रूल है जो न्यूमेरिकल में फंसाता है। ये सिर्फ रूल है जो आपके टेबल पे यहाँ पे आ रहा है। देखिए असूल है, पहला असूल था देख लिया। अब बात करते हैं टैक्सेस की। पहले बात करते हैं सी नंबर 1 में कि कोई टैक्स ही नहीं है इनकम के ऊपर। मतलब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट के ऊपर टैक्स था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को सैलरी पे की है और सैलरी उसकी बनी है सालाना 4 लाख रुपया। कितनी बनी सैलरी, हमें पता है कि 6 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स तो है ही नहीं। कितनी बनती है सैलरी, 4 लाख। टैक्स है इसके ऊपर, नहीं है। क्या आपने डिडक्ट किया, कोई चीज की वायलेशन हुई है? जब इसके ऊपर टैक्स ही नहीं था, हमने भी डिडक्ट नहीं किया, जब कोई किसी चीज की वायलेशन ही नहीं की, तो हमें कोई चीज डिसअलाउ नहीं होगी। हम इसे क्या कर लेंगे, एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर लेंगे। लेकिन हमने दोनों रूल्स इकट्ठे देखने होते हैं। अगर इस पे टैक्स नहीं था, नहीं काटा, ओके, लेकिन पेमेंट जो है आपने कैश में कर दी, क्या हो जाएगी, डिसअलाउ। तो पेमेंट और ये दोनों क्या करनी है, आपने साइमल्टेनियसली जो है आपने आपस में देखनी है। दोनों पेमेंट क्या करनी है आपने, दोनों रूल्स आपस में देखने हैं। अब 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, आपने नहीं काटा, कोई वायलेशन नहीं की, सैलरी पे कर दी कैश में, कहेंगे ओके। अब यहाँ से बच गए, यहाँ पकड़े गए हैं। सेम देखें ना, टैक्स पास हो गया और फेल हो गई, ग्रुप ए वापस आ गया, तो फंसे रहेंगे ग्रुप ए में। अगर निकालना है तो दोनों रूल्स का साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है। अब पहला था कि टैक्स है नहीं था। सेकंड बात करते हैं, टैक्स था कि उस पेमेंट के ऊपर टैक्स आपने डिडक्ट करना था और आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया। टैक्स था भी और आपने टैक्स डिडक्ट करके ही पेमेंट की है, कोई वायलेशन हुई है? ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको बिजनेस में एक्सपेंस जो है वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लेते हैं कि एक था नॉन रेजिडेंट, उसको आपने रॉयल्टी की पेमेंट की 1.5 लाख रुपए की, इसके ऊपर टैक्स बनता है 10% के हिसाब से कितना, 15,000।
आपने ये 15,000 रुपया डिडक्ट करके उसको पेमेंट की है, टैक्स था पेमेंट पे, आपने टैक्स काट लिया, काटने के बाद पेमेंट की है, तो अब आप इस 1.5 लाख रुपए को अपना एक्सपेंस क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट कैश में कर दिए तो फिर तो ये दोनों रूल्स क्या हैं आपस में आपने देखने हैं। अब टैक्स था, इसी को देखते हैं, लेकिन आपने डिडक्ट नहीं किया। इसी एग्जाम्पल पे लेते हैं, 1.5 लाख पे किया रॉयल्टी का, टैक्स 15,000 रुपया काट के आपने गवर्नमेंट को जमा कराना था, आपने नहीं काटा और आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया। उसने कहा हाँ भाई 1.5 लाख किसका है, सर जी वो मिस्टर चैंग को रॉयल्टी पे की है। कहाँ विद होल्डिंग, जी नहीं काटा, सॉरी सर यू कांट क्लेम दैट एक्सपेंस, आप इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते। जब कहा था काटो, वो तुम्हारी फूफी का पुत्र था, तुमने टैक्स क्यों नहीं काटा उसका। अब क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। आप फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप सैलरी पे कर रहे हैं, एक बंदे की एनुअल सैलरी है 7 लाख रुपया, आपको पता है सेकंड स्लैब में फॉल करती है, इसके ऊपर इसका टैक्स बनता है 2500 रुपया। आपने जब इसको सैलरी पे करनी है, आपने 2500 रुपया टैक्स काटना है इसका। अगर आपने इसको 7 लाख सैलरी पे की और इसका 2500 टैक्स ना काटा, सर आप रोने पिटले, वो आपको इस सैलरी को कभी एक्सपेंस क्लेम नहीं करने देगा। अकाउंटेंट ने लेस करवाई होगी, टैक्स वाले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे ऐड बैक। तुझे याद रहे जब हमने कहा था टैक्स विद हेल्ड करना है, तुमने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो अगर उस अमाउंट पर टैक्स है ही नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अगर टैक्स था तो टैक्स डिडक्ट करना था, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पंगा पड़ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस, not deducted but paid themselves, कि आपने टैक्स काटा नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल लेते हैं, असबर का रेट बोर्न बाय पढ़ के आया है, इस एग्जाम्पल की 1.5 लाख रुपये एक्सपेंस क्लेम करने के 15,000 टैक्स आपने काटना था। आपने कहा सर एक्सपेंस क्लेम करने हैं, कि किसका, रॉयल्टी पे किया, टैक्स काटा है, नहीं क्लेम कर सकते। आपने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, शौक नहीं होना, टैक्स कितने, 15,000, आपने 15,000 खुद टैक्स पे कर दिया। आपने जब उस बंदे को पेमेंट की थी, उसकी पेमेंट से टैक्स विद हेल्ड नहीं किया था, जो टैक्स था वो आपने खुद पे कर दिया। डिपार्टमेंट को किससे कंसर्न है, टैक्स आ गया। अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया लेकिन खुद पे कर दिया है, तो अब आप क्या कर लेंगे, एक्सपेंस जो है आपका क्लेम हो जाएगा। जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, अलाउड। लेकिन सिर्फ ये एक्सपेंस ही अलाउ होगा 1.5 लाख रुपया। आपने जो 15,000 टैक्स पे किया, खुद से पे किया है, टेक्निकली तो वो आपका एक्सपेंस है, बट कहेंगे भाई जब हमने तुम्हें कहा था तुम क्लेम नहीं कर सकते, तुमने क्यों क्लेम किया, हमने जब कहा था तुमने नहीं काटा, तुमने क्यों काटा। तो वो टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। सिर्फ कितना क्लेम कर पाएंगे, एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे 1.5 लाख रुपया। वो 15,000 जो है ना वो मेरी जेब से निकले, डन हो गया। आखिरी है इसमें सैलरी, क्या कहा था इसने, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉय, इसको बड़ी ज़ोर से टैक्स आया हुआ था ना आज। अब है जी नॉट डिडक्टेड बट पेड बाय एम्प्लॉयर। इनकम से इसके 7 लाख रुपया, टैक्स कितना बनता था, 2500 रुपया, आपने नहीं काटा, क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। आपने कहा यार 1 मिनट डिसअलाउ ना करो, मर जाएंगे, गरीब लोग हैं हम। आपने 2500 रुपया खुद पे कर दिया। आपने वो 7 लाख के ऊपर टैक्स था, 2500 रुपया डिडक्ट नहीं किया एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉयर भाई साहब खुद जाके टैक्स पे करके आ गए हैं। टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर में क्या पढ़ा था हमने, कि टैक्स किसकी लायबिलिटी होती है, एम्प्लॉय की। और अगर वो लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर दे तो बेनिफिट है। अब बेनिफिट है तो किसका पार्ट बनेगा उसकी, तो अब उसकी सैलरी 7 लाख तो नहीं होगी, कितनी होगी, 7,02,500। तो इस केस में ये सिनेरियो बनेगा आपका टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर का, तो 7 लाख लेस नहीं करवाएगा, अब वो कितनी लेस करवाएगा, 7 लाख
2500, बिकॉज हम ये सैलरी में क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि टैक्स लाइबिलिटी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो बेनिफिट है, बेनिफिट सैलरी का पार्ट बन जाएगा और ये चीज़ ऐड लेस हो जाएगी। ये आपको इस दफ़ा 110% पेपर में पूछेगा, लिखवा ले मेरे से, शर्त लगा ले मेरे से, इस दफ़ा एडजस्टमेंट पेपर में आ रही है। क्या इसमें आपको एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम करने दिया रहा है 1.5 लाख रुपया, आपने पेमेंट की पहले 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स भी आपने पे किया 15,000 का, आपको एक्सपेंस कितना गया टोटल 165 का, आपको कितना क्लेम करने दे रहा है? 1.5 लाख। क्यों? उसने कहा था भाई टैक्स काटा, क्यों नहीं काटा आपने? अच्छा, पूरी रात रोंद रहे, सवेरे मरिया कोई नहीं सी। इसमें सैलरी है, सैलरी का टैक्स भी आपने नहीं काटा था, लेकिन हम पढ़ के आए हैं कि सैलरी लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉय की है। अगर आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करते, खुद पे कर देते हैं, डेट विल बी पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब उसकी सैलरी 7 लाख नहीं है, उसकी सैलरी 7,02,500 रुपया है, डेट्स वाई आप 7,02,500 लेस करवा रहे होंगे। ये 2 रूल्स हैं जिससे पूरा बिजनेस स्टैंड करता है, और सारी करप्शन भी यहाँ पे होती है। क्या ओए होए होए, चक्कर लूप होल्स नहीं कहते, इन्हें लेक्यूनास कहते हैं। तेरी ज़बान टेढ़ी हो जाएगी तो लखवा देगा तुझे, लेक्यूना कहते हैं इसको, लेक्यूना कहते हैं इसको टैक्सेस के। देखा, ये छोटे बच्चे, तुमको लकवा हो जाएगा। तो ये 2 रूल्स हैं, कोई भी पेमेंट करनी है इसके मुताबिक अलाउ है, इसके मुताबिक डिसअलाउ है। कोई भी पेमेंट, जैसे आप एनुअल रेंट पे कर रहे हैं 12 लाख से ऊपर का, अगर आपका एनुअल रेंट 1.2 मिलियन से अबव का है तो आपको टैक्स विद हेल्ड करने हैं। स्लैब रेट है 2.5% है, 5 है, 10 है, 15 है। अगर आप वो विद हेल्ड नहीं करते ना, आपने रेंट भी पे किया है, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला वो तमाम टैक्सेस जो आपने प्रॉफिट के ऊपर पे किए होते हैं वो कभी भी एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकते। आप इनकम टैक्स पे करते हैं या आपका एडवांस टैक्स कटता है या डिविडेंड पे टैक्स आपका कटा है, आप उसे कभी भी अपना एक्सपेंस शो नहीं कर सकते। वो कहते हैं जब आपने टैक्स वगैरह पे किए हैं, जब आप रिटर्न सबमिट करवाएंगे, एट द एंड ऑफ रिटर्न आप उसको विद होल्डिंग से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप कभी भी उन एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते। वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर, वो तमाम टैक्सेस जो गेंस के ऊपर बेस करते हैं, आप उन्हें कभी भी एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। वो हमेशा क्या होते हैं, आपको डिसअलाउ हो जाते हैं। जैसे आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, उस वक्त टैक्स फाइल करेंगे, या सेल्स टैक्स आपने पे किया, या फॉरेन इनकम पर टैक्स पे किया, या डिविडेंड पे हुआ पे, ये कभी भी आपके टैक्स क्लेम नहीं हो सकते एज एक्सपेंस। हाँ, अलबत्ता वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स वगैरह के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते, आप उन्हें बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जैसे कस्टम, जैसे टोल टैक्स हो गया, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स हो गया, जैसे टोकन टैक्स वगैरह हो गए, वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स पे बेस नहीं कर रहे, ये इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपना सामान भेजा, रास्ते में टोल टैक्स पे करना पड़ गया आपको, तो जो वो टोल टैक्स पे किया होगा आप उसे अपना एक्सपेंस के तौर पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगला था कि जो टैक्सेस वगैरह आपके होते हैं, जो भी आपने पे किए होते हैं, वो एक्सपेंस कभी भी नहीं होता। वो आप टैक्स पे करेंगे, बाद में जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे विद होल्डिंग में क्या कर लेंगे, उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर हमने कल सारे रूल पढ़ लिए थे वाले कि अगर आपको कहा गया था किसी पेमेंट करनी है और पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करना है, अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो आपका वो एक्सपेंस क्लेम नहीं हो पाएगा। पेमेंट वाले सारे रूल जो है वो हमने कल डिस्कस आउट कर लिए थे, पेमेंट वाले विद होल्डिंग के और कैश के। अच्छा, अगर आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं, इन्वेंट्री की पेमेंट करनी है, अगर उसके ऊपर टैक्स था तो टैक्स आपने डिडक्ट करना है। अगर आप टैक्स डिडक्ट नहीं करते तो फिर क्या होगा, 20% ऑफ द स्टॉक, 20% ऑफ द टोटल स्टॉक और एक्चुअल परचेजेस जो लोअर होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपको डिसअलाउ हो जाएंगी। अब आप उधार पे सामान लेके आए हैं, इन्वेंट्री वगैरह, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आपने टैक्स विद हेल्ड करना है। अगर आप टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे तो टोटल परचेजेस का 20% या वो जो अमाउंट जो आपने उस बंदे से पे की है, जो दोनों में से लोअर अमाउंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है, स्टॉक एंटरप्राइजेस परचेज स्टॉक
1,00,000 रुपये का, और पेमेंट किया उसने 1,00,000 रुपये की अगेंस्ट सर्विसेज। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू क्रॉस चेक बट टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड। तो सर्विसेज के जो पैसे किए हैं पे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। स्टॉक का जो है 20% क्या लेंगे हम, डिसअलाउ कर देंगे, वो ऐड बैक हो रहा होगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि टैक्स अगर आपने पे डिडक्ट नहीं किया, खुद से पे कर दें तब भी एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। अगर सैलरी पर टैक्स है, अगर आपने खुद ही पे कर दिया है तो वो एम्प्लॉय टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉय का सीन होगा। तो टोटल अमाउंट जो है वो हमें क्या होगी, एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कि अगर आपने कोई कमीशन वगैरह पे, आप अगर रिटेल आइटम्स वगैरह बेच रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, तो हम ये पढ़ के आज जो सेल्स टैक्स में थे वो कमीशन वगैरह आप उसकी पे कर रहे होते हैं। अगर आपका नाम ATL में है, फिर जितनी भी कमीशन आपने पे की होंगी वो सारी के सारी आपको एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या होंगी, अलाउ होंगी। अगर आपका नाम ATL में नहीं है तो आपको सिर्फ 0.2% ऑफ ग्रॉस सेल्स की कमीशन जो है वो क्या होंगी, अलाउ होंगी। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर अख्तर लावा is selling juice products listed in third schedule of sales tax act 1990. He has provided you with the following details for tax year 2023। उसने टैक्स ईयर 23 के लिए ये आपको डिटेल्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। सेल्स उसने की हैं 5 मिलियन की, कमीशन पे की है 1.5 लाख रुपए की। हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, एज्यूमिंग उसका नाम ATL में है और एज्यूमिंग उसका नाम ATL में नहीं है। देखिए अगर इसका नाम ATL में है ना, तो फिर तो कहानी कोई प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। इसने जितनी भी कमीशन पे की है सारी इसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगी। मतलब इसकी सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे 5 मिलियन की, ये इसकी 5 मिलियन की ही सेल्स आ जाएंगी। इसमें से जो इसने कमीशन पे की है वो हम कमीशन लेस करवा देंगे 1.5 लाख रुपए की, तो इसकी नेट इनकम जो बनेगी वो होगी 4,850,000। ये इसकी नेट इनकम बन रही होगी। और अगर हम सेकंड सिनेरियो पे आते हैं, अगर इस बंदे का नाम ATL में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैक्सिमम 0.2% ऑफ लेस करवा सकते हैं सेल वैल्यू। तो ये है हमारे पास सेल्स, इसमें हम लेस करवाएंगे। एक्चुअल कमीशन कितनी सी इसकी, एक्चुअल कमीशन इसने पे की है 1.5 लाख, और हम लेंगे 0.2% ऑफ सेल, मतलब 5 मिलियन का हम 0.2% लेंगे, ये आएगा 10,000 मेरे ख्याल से। लोअर 10,000 है, हम इसमें से कितना लेस करवा पाएंगे, सिर्फ 10,000 ही लेस करवा पाएंगे। इसकी इनकम बनेगी 4,990,000 जो है वो इसकी इनकम बन रही होगी। तो अगर आपका नाम ATL में नहीं है तो देखा जाए आपका एक्सपेंस इतना था, आपको इतना अलाउ किया गया है, डिसअलाउ कितना किया गया है, 1,40,000 जो है वो क्या कर दिया गया है, आपको डिसअलाउ कर दिया गया है, जो हम क्या कर रहे हैं उसको ऐड बैक कर रहे हैं। ये वाला सवाल, ये वाला पॉइंट स्प्रिंग 2022 के न्यूमेरिकल में आया हुआ है, हाईलाइट कर लेना इसको। उसके बाद ये वाला सवाल है, इसके ऊपर लिख लें, ये क्रैमिंग है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लिख लें, रट्टा मारने से क्रैम करना है। ये थ्योरेटिकल आपको कोई 4 से 5 दफ़ा सवाल मिलेगा पास्ट पेपर्स में आया हुआ कि बताएं जी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस क्लेम करना है, क्या लिमिट है या क्या असूल हैं उसके, वो उसने क्या किया है, हमसे मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। तो देखना है जी हमारे पास कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और उसकी क्या कंडीशंस हैं क्लेम करने की, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है, यहाँ पे हमने समझनी है। तो ये रूल्स हैं, इनको रट्टा मारना आपने कि कौन कौन से जो हैं आप क्लेम कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर आपने एंटरटेनमेंट जो आपके फ़ॉरेन कस्टमर्स हैं या आपके फ़ॉरेन टूर्स के ऊपर जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं उसके ऊपर आपने एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं, आप एंटरटेनमेंट वगैरह के ऊपर, खाने पीने रिहाइश वगैरह के ऊपर, वो क्या होते हैं, आपको एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। या किसी फ़ॉरेन टूर के लिए, बिज़नेस टूर के लिए आपके हेड ऑफिस ने कोई अमाउंट एलोकेट कर दी है, तो रिमेंबर वो अमाउंट क्या होगी, आपको एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगी। सिमिलरली आप पाकिस्तान में अपने फ़ॉरेन कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सप्लायर्स के लिए कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप उनको यहाँ पे होटल लेके देते हैं, खाना शाना रिहाइश दे रहे हैं, वो भी क्या होंगे, आपको बिज़नेस में एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर अलाउ होंगे। बिज़नेस प्रेमिसेस पर अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनकी एंटरटेनमेंट के लिए खर्चे वगैरह करते हैं, चाय पिला दी, बोतल पिला दी, खाना खिला दिया, ये भी क्या होंगे, आपको एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। यहाँ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, एजेंट्स की मीटिंग्स हैं, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग्स हैं, BOD की मीटिंग है,
उसमें चाय पानी पिला देते हैं, खाना शाना खिला देते हैं, वो भी क्या होगा आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगा। यहाँ अगर आपकी नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं तो ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस पर खर्चे कर रहे होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपको बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, इनको आपने रट्टा मारना कि ये एक्सपेंसेस करेंगे हमें क्या होंगे अलाउ होंगे, इसके दायरे के अंदर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1,28,000 इनकर्ड ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर फॉर बिजनेस पर्पसेस आर अलाउड एज एक्सपेंस, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए हुए हैं, ये हमें क्या होंगे एज एन एक्सपेंस के ऊपर अलाउ हो जाएंगे। फिर एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है 1,30,000 रुपया जो डायरेक्टर की पर्सनल होटलिंग वगैरह के लिए किया था, ये हमें कभी भी एक्सपेंस के ऊपर अलाउ नहीं होगा बिकॉज वो पर्सनल था। उसके बाद हम सैलरी भी पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो क्या होते हैं, एक अप्रूव्ड होते हैं, एक होते हैं हमारे पास अनअप्रूव्ड होते हैं। रिमेंबर जो अनअप्रूव्ड फंड्स होते हैं, अगर अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फ़ंड हो गया, ग्रेचुइटी फ़ंड हो गया, अगर इसमें हम कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो एक्सपेंस के तौर पर कभी भी अलाउ नहीं होती। अगर अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगी, आप क्लेम कर सकते हैं। अगर अनअप्रूव फंड है तो उसके ऊपर आपने जो भी कंट्रीब्यूशन की होगी टैक्स वाले उसको आपका बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं करने देंगे। जैसे कहते जी सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू एन अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹5 लाख। अब इसने अनअप्रूव फंड में की है, ये कभी भी अलाउ नहीं होगी। अगर अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन की हो तो वो कंट्रीब्यूशन क्या होती है, अलाउ होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर कोई भी आपका अप्रूव ग्रेचुइटी फ़ंड है, अप्रूव सुपरनेशन फ़ंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम उस फंड की 50% तक अमाउंट तक की ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ंड का बैलेंस जो है साल के शुरू में पड़ा हुआ था 12 लाख रुपया, ये आपका फ़ंड का बैलेंस था, एम्प्लॉयर ने इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया इस साल 7 लाख रुपया। वो कहता है इसका मैक्सिमम 50% तक कितना बनता है, वो 6 लाख तक कंट्रीब्यूट हो सकता है। इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 7 लाख, कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है, 1 लाख। ये 1 लाख क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। हम वापस क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर रहे होंगे कि सर ये आपको अलाउ नहीं है। उसके अलावा अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं, ग्रेचुइटी फ़ंड में से पेमेंट कर दी एम्प्लॉय को, प्रोविडेंट फ़ंड में से एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी जब वो रिटायरमेंट हो रही है, तो आपने जब खर्चा किया होगा आप उस खर्चे को अपना एक्सपेंस क्लेम करना चाहेंगे। एक्सपेंस उसी वक्त क्लेम कर पाएंगे जब आपने इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट शो की होंगी कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं। वही जो कल हमने बात की रूल वाली, आप जब उसे पेमेंट कर रहे हैं टैक्स कटना चाहिए। अगर टैक्स काट के पेमेंट करेंगे फ़ंड में से तो आप उस फ़ंड को जो पेमेंट कर रहे होंगे वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर टैक्स आपने रिडक्ट नहीं किया फिर आपको कभी भी पेमेंट वो क्लेम नहीं करने दी जाएगी। तो हमने कल टैक्सेस का रूल जो है वो डिस्कस आउट डिटेल में किया। उसके बाद कोई फ़ाइन या पेनल्टी वगैरह आप पे कर रहे हैं, अगर कोई फ़ाइन पे किया है, कोई पेनल्टी पे की है जो आपकी वायलेशन ऑफ लॉ की थी, जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी थी, वो कभी भी अलाउ नहीं होती। जैसे आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं पेनल्टी पड़ जाती है, इशारे तोड़ते हैं पेनल्टी पड़ जाती है, सारी की ख़िलाफ़ वर्जी है कानून की। ये जो पेनल्टी पड़ेगी, ये जो फ़ाइन पड़ेगा, ये क्या होगा, आपको हमेशा डिसअलाउ होगा। लेकिन जो बिज़नेस पेनल्टीज़ होती हैं वो आपको अलाउ होती हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जी आप 1 महीने में 15 जो है एसी सप्लाई कर देंगे, महीना गुजर गया आपने सप्लाई नहीं की है, वो केस वो चला गया कोर्ट में, आपको डैमेजेस पे करने पड़ गए हैं। जो यहाँ पर डैमेजेस पे करने पड़ रहे होंगे ये आपका बिज़नेस पेनल्टी है, ये आपको क्या होती है, अलाउ होती है। तो बिज़नेस पेनल्टीज़ अलाउ होती हैं, वायलेशन ऑफ लॉ जो है वो कभी भी अलाउ नहीं होती। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, चलान हो गया, इशारा तोड़ दिया, सारी पेनल्टीज़ जो हैं ये कभी भी एक्सपेंस के ऊपर अलाउ नहीं होती। उसके बाद जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ड्राइंग्स होती हैं, आपने कोई पर्सनल ख़र्चा किया है, आप उसे बिज़नेस में कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये बेसिक अकाउंटिंग का रूल्स है। उसके बाद कोई भी अमाउंट आपने कैपिटलाइज़ की हुई है, रिज़र्व फंड में लेके गए हुए हैं, उसे भी आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली टैक्स में ये जो अनरियलाइज्ड गेंस होती हैं या अनरियलाइज्ड इनकम होती हैं, इनका भी कोई कंसेप्ट नहीं होता। मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह हो गया, इसका टैक्स में कोई अलाउ नहीं होता, डिसअलाउ होती हैं सारी की सारी।
उसके बाद अगर आपने ये वाला पॉइंट AOP का है, जो आप कहते हैं ना बच्चे AOP बड़ा मुश्किल है, AOP बड़ा मुश्किल है, AOP कोई मुश्किल नहीं है। बिज़नेस के न्यूमेरिकल में एक एडिशनल स्टेप करना होता है हमें, AOP ख़त्म हो जाती है। AOP सारी हम साथ ही कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो AOP से रिलेट कर रहा है कि अगर कोई AOP है और उसके अपने मेंबर्स को सैलरी पे कर रही है, वेजेस पे कर रही है, रेम्यूनरेशन पे कर रही है, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रही है, वो सारी की सारी क्या होती है, डिसअलाउ होती है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, ABC पार्टनरशिप फर्म, उसके 3 पार्टनर हैं, पार्टनर A, पार्टनर B और पार्टनर C। अगर वो अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, वेजेस, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट कुछ भी पे कर रही हो, वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउ है। आप कभी भी उसे एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। बेसिक अकाउंटिंग में पार्टनरशिप जब आप करते हैं तब भी ये देखते हैं कि ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। जब आप उनको फाइनल प्रॉफिट पे करेंगे, उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट वगैरह करें, आप इसको यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। तो सारी क्या होती हैं, ये डिसअलाउ होती हैं। हाँ, अलबत्ता फॉर एग्जांपल ये पार्टनर B है, पार्टनर B के पास एक घर था, इसने घर ये रेंट पे दे दिया फर्म को जहाँ फर्म ऑपरेट कर रही है। अब फर्म इसका जो रेंट पे कर रही होगी, इसका बिजनेस एक्सपेंस होगा, वो क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसने ये बिल्डिंग जो है वो मार्केट से भी रेंट पे लेनी थी। उसने किससे रेंट पे ले लिया, पार्टनर से ही। तो यहाँ पे जो पार्टनर को रेंट पे किया जा रहा है वो उस बिल्डिंग का पे किया जा रहा है जहाँ पे फर्म ऑपरेट कर रही है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। लेकिन पार्टनर के घर का रेंट पे किया रहा है पार्टनर के रहने के लिए, तो वो कभी भी एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है जी, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड्स सैलरी पेड बाय AOP टू मिस्टर रशीद एंड मिस्टर हमीद 50,000 एंड 35,000 पर मंथ। अब AOP के 2 मेंबर हैं, रशीद और हमीद, इनकी सैलरी पे की जा रही है। AOP हैज़ आल्सो पेड 25,000 पर मंथ टू मिस्टर अता, वो इज़ वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम द फर्म। अब जो बेटा है वो मैनेजर है, वो पार्टनर नहीं है, उसको सैलरी पे कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगी। लेकिन जो पार्टनर को सैलरी पे की जा रही है वो कभी भी आपको अलाउ नहीं होगी। ये चीज़ आपने बस क्या रखनी है, याद रखनी है। यही AOP का सारा रूल है जो हमने जाके आगे पढ़ना होता है, जिसको देखेंगे। फिर ये पेमेंट्स का रूल का हमने सारा पढ़ लिया था कि अकाउंट कितना होना चाहिए, 2.5 लाख तक। सिंगल पेमेंट कितनी होनी चाहिए, 25,000 तक। पेमेंट कैश में करनी है तो बिल्स वगैरह के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा सैलरी जो है 32,000 तक करनी चाहिए। कल ये हमने सारा रूल जो है बड़ा तफसील में डिस्कस किया था, पेमेंट का और विद होल्डिंग का रूल, जो सबसे बड़ा इस सेक्शन का क्रक्स है। एग्जाम्पल है, टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वर ₹4,50,000। ऑल पेमेंट वर मेड थ्रू क्रॉस चेक एक्सेप्ट ₹40,000 एंड 9,000 इन कैश। अब देखिए टोटल अकाउंट का बैलेंस कितने, 4.5 लाख। एक पेमेंट आपने क्या 40,000 रुपये की, तो डिसअलाउ हो जाएगी। बिकॉज अगर ये बैलेंस होता 2.5 लाख तक का, फिर तो ये अलाउ होनी चाहिए, तो डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन जो 9,000 की पेमेंट की है वो लेस दैन 25,000 ये कैश में, वो अलाउ हो जाएगी। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस हुए हैं 249 के, सारी पेमेंट कैश में हुई है, चेक में हुई है, एक्सेप्ट 20,000 और 9,000, दोनों पेमेंट लेस दैन 25,000 हैं और ये कैश में हुई हैं, ये क्या होंगी, आपको अलाउ होंगी। फिर टोटल फ्रेट पे किया आप ड्यूरिंग द, ये 1.5 लाख रुपये का ट्रैवलिंग, ये फ्रेट वगैरह सारा हमें रिगार्डिंग ऑफ एनी लिमिट ये क्या होता है, अलाउ होता है। फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने पे किया 1.5 लाख रुपया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, ये भी क्या हो जाएगा, इसको डिसअलाउ हो जाएगा, ये क्लेम नहीं कर सकता। सैलरी वाला भी हमारा पॉइंट हो गया था। हम ये भी पढ़ के कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, आपने सॉफ्टवेयर लिया कैपिटलाइज होगा, घर लिया, बिल्डिंग ली है, सारे क्या होंगे, ये कैपिटलाइज होंगे। उसके बाद ये रूल है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। किसके लिए है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है दवाइयों की। अब पैराडोल अगर 50 रुपये का पता मिल रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये फिर ना अन्य वह खर्चे करते थे पब्लिसिटी में, एडवर्टाइजमेंट पे, इन्हें क्या ठीक है करो। हमने क्या कर दिया, आपको मना कर दिया है कि जब आप अपना टैक्स में क्लेम करने आओगे ना, तो आप मैक्सिमम 10% तक ही क्लेम कर सकते हो टर्नओवर का। मतलब जितनी आपकी टोटल सेल्स होंगी उसका 10% तक आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का अलाउ होगा। उससे ज़्यादा अगर आपने पे किया है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है फाइजर फार्मा, ये मैन्युफैक्चरर है, इसका टर्नओवर है साल का 20 मिलियन का और इसने सेल प्रमोशन पे ख़र्चा किया है 5 मिलियन का। मैन्युफैक्चरर है,
इसको सिर्फ मैक्सिमम 10% तक अलाउ है। तो 20 मिलियन का लेंगे 10% कितना होता है 2 मिलियन, इसको 2 मिलियन तक का अलाउ है। इसने कितना खर्चा किया है 5 का, तो जो 3 मिलियन का है वो क्या हो जाएगा, इसको डिसअलाउ हो जाएगा, ये वो उसे क्लेम नहीं कर सकता। फिर है जी क्लिनिक्स अ ट्रेडर। अब ये कौन है ट्रेडर, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं मेडिकल स्टोर्स वाले, इनकी बात हो रही है। इसका टर्नओवर 20 मिलियन का, इसने खर्चा किया प्रमोशन में 5 मिलियन का, इससे सारा ये अलाउ हो जाएगा। बिकॉज ये रूल किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। ये मैन्युफैक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चर था रूल लगा दिया, ये मैन्युफैक्चर नहीं है, इसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा। इससे जितना पब्लिसिटी पे खर्चा किया है सारा ही क्या हो जाएगा, इसको अलाउ हो जाएगा। एंड पे है टेक्सटाइल कंपनी, वो तो है टेक्सटाइल, उसके ऊपर तो ये रूल वैसे ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये शायद पेपर में आपको इस दफ़ा आ जाए। उसके बाद है यूटिलिटी बिल्स का हमने पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको देखिएगा। कहता है जी आपने FBR, हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन पढ़ के आ चुके हुए हैं, हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन का रिबेट भी पढ़ के आ चुके हुए हैं, हम सेल्स टैक्स में भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि आपने क्या करना होता है, अपना कंप्यूटर जो है FBR के साथ क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। FBR ने कहा भाई अपना सिस्टम जो है इंटीग्रेट करो, आपने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, हो गया। अगर उन्होंने आपको कहा था पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाओ, और अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल नहीं की, तो फिर क्या होगा, कहेंगे हम आपको टोटल एक्सपेंसेस जो आप साल के क्लेम करोगे ना, उसका 8% क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। मतलब जब आप अपनी रिटर्न जमा करवाने जाएंगे, आप कहेंगे जी मेरे साल के एक्सपेंसेस इतने हैं, इतने मिलियंस हैं, वो कहेंगे जी मशीन लगाइए पॉइंट ऑफ सेल, नहीं, उसका लेंगे एक्सपेंसेस का 8% और वो क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। क्यों, जब आपको कहा गया था इंटीग्रेट करो मशीन, आपने मशीन इंटीग्रेट क्यों नहीं की। ये वाला पॉइंट पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस जो आपने फॉर द ईयर क्लेम किए होंगे ना, उनका 8% क्या होगा, हमें डिसअलाउ हो जाएगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा के न्यूमेरिकल के लिए, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ के ऐसे सेल्स टैक्स में कि सेल्स टैक्स में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है और दूसरा कौन होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। और हम पढ़ के आए थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मैक्सिमम रजिस्टर्ड हों। हमने सेल टैक्स में पढ़ा था कि आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1 महीने में 10 मिलियन से ऊपर की सेल्स करते हैं तो आपको उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने, याद है। अब वही चीज़ हम यहाँ बिज़नेस में पढ़ेंगे कि जब आपने वहाँ तो इनपुट टैक्स डिसअलाउ करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आपने सेल्स की हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अप टू सर्टेन लिमिट, तो वो कहते हैं हम आपको उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी क्लेम नहीं करने देंगे। सेल्स करो, किसे करो, रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर अनरजिस्टर्ड सेल्स की हैं एक हद तक कर सकते हो, उससे ऊपर करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। अब इसमें लिमिट क्या है, यहाँ पे है पहली बात एनुअल सेल्स की, कि आप जिन्हें सेल कर रहे हैं वो पर्सन 2 तरह के हो सकते हैं, एक है रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा कौन है, अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के लिए ये रूल नहीं है, ये रूल किसके लिए है, अनरजिस्टर्ड के लिए। इसमें भी हमने 2 कैटेगरी बना दी हैं, एक वो सेल्स जो लेस दैन 100 मिलियन है, एक वो सेल्स जो मोर देन 100 मिलियन है। ठीक है, अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं और टोटल सेल्स सालाना 100 मिलियन से कम है तो कोई चीज़ आपको डिसअलाउ नहीं होगी। कहानी बिल्कुल ठीक है। ये किसके लिए है, उन पर्सनस के लिए जिनको सालाना आपने सेल्स क्या की है, 100 मिलियन से ज़्यादा की है। क्या की है, 100 मिलियन से ज़्यादा की है। तो इसके लिए जो है हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम लेते हैं कि एवरेज एक्सपेंसेस लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा A/B × C, और 20% है देखना एक्चुअल एक्सपेंस का कि 5% है, हाँ 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो हम लेते हैं। जो उसमें से लोअर होगा वो क्या होगा, हमें डिसअलाउ हो जाएगा इन दोनों में से। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर पावा हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। इसका डाटा बिजनेस का, इसने सेल्स की है 730 मिलियन की, एक्सपेंसेस हैं 230 मिलियन के जो क्लेम की हैं, और प्रॉफिट कितना है 500 का। कह रहा जी फर्दर ही हैड प्रोवाइडेड दैट सेल्स इंक्लूड्स, इस सेल्स में क्या शामिल है, 140 मिलियन टू मिस्टर लावा, और जो अनरजिस्टर्ड था
और 90 मिलियन डोमेस्टिक खिलाड़ी वो भी क्या था, अनरजिस्टर्ड था। हमने इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने। देखें सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो लेस देन 100 मिलियन है उस पर तो कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी, जो मोर देन 100 उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका प्रॉफिट कितना था हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास है 500 मिलियन। तो अब हमने यहाँ पे डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 10% ऑफ एक्सपेंसेस। तो हमारे पास एक्सपेंस है इस साल का 230 मिलियन, इसका लेंगे 10% कितना आ जाएगा, 23 मिलियन। और हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला, A/B × C। ए इसमें क्या होता है, जो हमने एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं फॉर द ईयर वो है A 230। बी क्या होगा हमारे पास, टर्नओवर, वो कितना है हमारे पास 730। और सी क्या होगा, वो पर्सन जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो। अब मिस्टर सी है कौन है, मिस्टर लावा, इसको सेल्स कितने की है, 140 की, इसको मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आता है, 44.1। इन दोनों में से लोअर क्या है, 23। तो 23 मिलियन जो है वो हम क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की वजह से। और 523 मिलियन जो है इसकी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहला रही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की हैं एक साल में 100 मिलियन से ज़्यादा, तो हम इस तरह से एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे, जो लोअर होगा वो हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इस अटेम्प्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है वो वाइंड अप होता है। हमारा बिजनेस यू कैन से डैट 50% बिजनेस डन हो गया हमारा। अब सिर्फ डिप्रिसिएशन रह गई है, जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, बिजनेस हमारा फिर फिल्टर होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूमेरिकली आपने याद रखने हैं। इस सेक्शन 21 से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हो जाए, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हो जाए, अकाउंटिंग लॉस वगैरह हमेशा क्या होंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं लीज़ के लिए या यूटिलिटी कंपनीज़ को, वो क्या होगा, हमेशा डिसअलाउ होगा। आपने डोनेशन की है, ज़कात पे की है, चैरिटी पे की है, ये हमेशा क्या होती है, डिसअलाउ। क्यों, इनका रिबेट या इनका क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेंगे। एसेट्स परचेज़ किए हैं ये कैपिटलाइज होंगे, इनकी डिप्रिसिएशन अलाउ होगी। प्रोविजंस जितनी भी हैं वो हमारी क्या होती हैं, टैक्स में डिसअलाउ होती हैं। तो ये आपका टेबल भी बना होगा, चैप्टर के एंड पे समरी शीट बनी हुई है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि यार मैक्सिमम ये एक्सपेंसेस जो हैं ये हमें क्या होते हैं, ऐड बैक करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है वो ख़त्म होता है, एक और चैप्टर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है।